अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो प्रीवियस वीडियो लाग की तरह हम आज भी अपनी बात का आगाज़ कोरोना से करेंगे। और कोरोना के बारे में आपको पता है कि इसकी दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को लपेट में लिए रखा है और पूरा वर्ल्ड जो है वो लॉकडाउन में दोबारा से चला गया है। वो एक अलहदा बात है कि हर मुल्क जो है अपने सरकमस्टांसिस के लिहाज से इकानमी को लॉकडाउन किए हुए है। जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहर जो हैं जिसको हम स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, उनको भी उनके कुछ एरियाज़ जो है उनको लॉकडाउन किया हुआ है ताकि कोरोना जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से हम बच सकें और कोरोना को फैलने से कंट्रोल कर सकें। तो जो पूरे वर्ल्ड में अभी तक सिचुएशन है कि तकरीबन 7.5 करोड़ लोग जो है कोरोना का शिकार हो चुके हैं, और जिसमें इटली और मेक्सिको जो है मुकम्मल लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। अगर हम इन मरीज़ों के बारे में देखें कौन कौन से मुल्क जो हैं सर फहरिस्त हैं, उसमें अमेरिका जो है सबसे टॉप पे है, फिर इंडिया का नंबर है और उसके बाद ब्राज़ील और तीसरा नंबर ब्राज़ील का तीसरा नंबर है। और उसमें अगर देखा जाए तो जो टोटल डेथ्स हुई हैं कोरोना की वजह से वो तकरीबन 16 लाख हो चुकी हैं। आल दो कोरोना वैक्सीन के बारे में पूरी दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो हैं वो जन्म ले रही हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ ममालिक ने ये कहा है कि हमने भी वैक्सीन तैयार कर लिया, हमारी वैक्सीन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उस सिलसिले में देखा जाए तो लंदन में कोरोना के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की जो जाली वैक्सीन है उसका बहुत ज़्यादा फ़रोख्त जो है वो आम हो रहा है। और दूसरी तरफ कहते हैं जी अमेरिका में एक नर्स को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन वो बजाय के ठीक होने के नर्स जो है वो वैक्सीन की वजह से बेहोश हो पड़ी हैं। मेरी अभी एक अपने दोस्त से चाइना में बात हो रही, तो उसका वो ये कह रहे थे कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप बिल्कुल कोरोना जो है उससे वो आपकी छूट हो जाएगी। उसके बावजूद आपको एहतियात जो है उसका दामन अपने हाथ में रखना है, क्योंकि वैक्सीन का मतलब ये है कि आप जो हैं अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आप कोरोना जो है उसके इफेक्ट से बाहर हुए हैं। लेकिन जो ही आप किसी ऐसे बंदे को मिले कि जिसको कोरोना है तो फिर कोरोना दोबारा फिर आपकी तरफ जो है वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो बारहा बार आपको टेलीफोन की जो रिंग टून्स हैं उसके ऊपर, टीवी इश्तिहारात के अंदर और अखबारात के अंदर गवर्नमेंट जो बार बार ताकीद कर रही है कि सैनिटाइज़र का ख्याल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और जब बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए ताकि आप अपने और अपने अहले खाना को कोरोना जैसी वबा से महफूज कर सकें। जी दोस्तों, ये दूसरी बड़ी अहम बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर हम पिछले चंद दिनों में अखबारात का जायज़ा लें तो उसमें गवर्नमेंट ज़ाहिर सी बात जो मामले खुसूसी प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं वो भी डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड हैं। तो उनके मुताबिक वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के सारे जो शोबे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यकीनन वो मुआशी शोबों की बात कर रहे होंगे। तो अब हमें देखना ये है कि हम बाज़ का तो अपने आप को जस्टिफाई या अपनी कारकर्दगी को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे ममालिक की जो परफॉर्मेंस उसके साथ भी कंपेयर करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क जो है उसके अंदर पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान से अभी भी ज़्यादा हैं। आल दो पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो फ़ी लीटर उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये से बढ़ चुकी है। या फिर ये कहते हैं जी वो अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो फ़लाँ कंट्री से पाकिस्तान में कम है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि जब ये आप देखते हैं तो हमने फिर एक बड़ा बेहतरीन सा एक वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आपको पहली बात ये पाकिस्तान के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो पिछले साल जो कोविड की वजह से हमारी जो इकानमी थी वो और शुक्र के ग्रोथ रेट माइनस में चला गया था। जो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1 या 2 के दरमियान रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। अब देखना ये है कि ये कितना हम अचीव कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा देखा जाए इंडियन ग्रोथ के ऊपर तवज्जो की जाए, जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो वो तकरीबन हमारे पास 5.4% है, श्रीलंका में 3.3% है, इसी तरह अफगानिस्तान में 2.5% है, बांग्लादेश में 1.6% और पाकिस्तान में 0.5% है। तो बड़ी हैरानगी वाली बात है कि बांग्लादेश जो है उसका भी ग्रोथ रेट जो है वो हमसे ज़्यादा है, और अफगानिस्तान का, श्रीलंका का। तो हम कहाँ लाए कर रहे हैं, यकीन ये कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम अपना कंपैरिजन करते हैं। तो अगर इन कंट्री के साथ हम करते हैं तो ग्रोथ रेट में तो ज़ाहिर सी बात है ये कंट्रीज़ हमसे आगे हैं, क्योंकि बात इकनॉमिक्स के अंदर ये कही जाती है कि जब ग्रोथ रेट बढ़ता है आपका तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को साथ लेके आता है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को साथ लेके आता है, ये प्रोडक्शन जो है उसकी इन्हेंसमेंट का बायस बनता है। तो ऑफकोर्स आज जिससे इन्फ्लेशन जो है वो भी आपका कंट्रोल होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिसके ऊपर ये लोग बात करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखा जाए जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है
इस इन्हीं इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर। तो इन्फ्लेशन की जो बात हम कर रहे थे वो देखा जाए तो इंडिया में 3.5% इन्फ्लेशन है, अफगानिस्तान में 3.8% है, बांग्लादेश में 5.5% है, जबकि श्रीलंका में 6% है और पाकिस्तान में 12% है। पिछले दिनों बल्कि कल का अगर आप अखबार देखें तो उस पर ये लिखा हुआ था कि नवंबर के महीने के अंदर दिसंबर के महीने के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 0.22 के हिसाब से परसेंट के हिसाब से पाकिस्तान में कम हुआ है। तो ये एस्टिमेट जो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में 12% जो वो इन्फ्लेशन पाया जाता है। और ये भी अगर देखा जाए तो बाकी कंट्रीज जो हैं उनकी निस्बत पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अब देखना ये है कि ये इस तरह के जो बयानात हमको सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि जी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन या दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत कम है, कितना कम है वो आप खुद उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा तीसरे सेक्टर की जो बात हम पहले हमने जीडीपी ग्रोथ की बात की है, फिर हमने वो इन्फ्लेशन की बात की है, अब हम जो है उसकी बात करेंगे कि ये जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो एक्चुअल पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो हमें कितना टारगेट किया गया है और जो हम अचीव कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। और ये आपको पहले बता चुका परफॉर्मेंस हम देखें गवर्नमेंट के पिछले साल पाकिस्तान का ग्रोथ रेट नेगेटिव में था, जो अब की दफ़ा जाके पॉजिटिव होने की तवक्को हम कर रहे हैं। और ये तो अभी हम ज़ाहिर सी बात है जून जुलाई में ही पता चलेगा जब इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेश किया जाएगा, उसमें फिर हम देखेंगे प्रीवियस टारगेट्स हमारे क्या थे और क्या हमने अचीव किया। तो इतना को खातर का जो इजाफा जो मेरा नहीं ख्याल के ग्रोथ रेट में हमें को देखने को मिलेगा। अब अगर दूसरी बात की जाए, अक्सर ये लोग डेट की बात करते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट्स थी वो हम विरसे में हमें बैरूनी कर्जा और अंदरूनी कर्जा दे के चली गई हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन कर्ज़ों को ख़त्म कर सकें। और देखा जाए तो पर डे जो जो डेट था ये प्रेसिडेंट जरदारी साहब के दौर में वो तकरीबन 5 बिलियन था। उसकी वजह जब ये नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त 8 बिलियन जो डेट था वो पर डे था। और जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो इसमें 20 बिलियन जो RSI पाक और पीस कर्जा डेली हम ले रहे हैं। तो देखें अशारिये किस कदर जो है वो तेज़ी के साथ मुस्बत हो रहे हैं। और शिबली फराज साहब ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान में स्वाई इन्फ्लेशन के बाकी सारे अशारिये जो मुस्बत होने का जो है वो हमें ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो इसका भी अब अंदाज़ा खुद लगा लें कि पिछली गवर्नमेंट के ठीक है मानते कर्जे थे, लेकिन ये कि अब आपको भी 2 साल से मेरे ख्याल में ज़्यादा अर्सा हो गया, तो आपको भी इस तरह की वो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी कि जिससे आपको अंदाज़ा होता कि या जिससे हमें भी पता चलता है कि आपने कोई पॉलिसी डिज़ाइन की है कर्ज़ों को कम करने के लिए। लेकिन डे बाई डे कर्जे आपने बढ़ाने हैं तो वो आपके सामने सिचुएशन। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बात अनएम्प्लॉयमेंट की है, अगर देखा जाए तो 2020 में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो तकरीबन 16.65 मिलियन है। और यही तादाद अगर देखा जाए तो लोगों की जो 2019 में थी वो तकरीबन 15.8 बिलियन था। तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट में भी पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। वो चाहे आप कोविड की नज़र डाल दें, वो चाहे आप अपनी जो लैक ऑफ गवर्नेंस है उसकी तरफ डाल दें, या अपनी जो नाअहली है उसकी तरफ डाल दें, या इनकॉम्पिटेंस जो है उसके खाते में डाल दें। बहरहाल पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा है बजाय कम होने के। तो इसी तरह अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारे पास वो सेगमेंट है जिसकी हम बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है पाकिस्तान का वो कितना इंक्रीज़ हुआ है। देखा जाए तो पाकिस्तान में 2018 में 1652 $US पर कैपिटा इनकम थी, जो कम होकर 1455 $US जो है पर कैपिटा इनकम रह गई है। और ये 2019 की बात हो रही है। 2020 में अगर हम देखें तो ये हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि ये उससे भी कम हो गई है। 2020 में जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो $1355 $US है। मतलब कि 2020 का जो पर कैपिटा है उसमें तकरीबन $100 का पर पर्सन जो है वो कमी आई है। तो अब देखें कि इशारिये जो हैं वो किस कदर जो मुस्बत हो रहे हैं, किस कदर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप देखें एक जो बड़ी बात है वो ये कि जब गवर्नमेंट दी थी इनको तो उस वक्त जो $US का रेट था पाक रुपीज़ की फॉर्म में वो 116 रुपये था। अब जो है वो 160 रुपये, बल्कि 60 से ज़्यादा में बिक रहा है। हाँ, कभी कभी खबरें आती हैं अखबार के अंदर जी जो पाक रुपये है वो डॉलर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब कितना स्ट्रांग हुआ है वो आप खुद भी इसका अंदाज़ा जो है वो
कर सकते हैं। और दोस्तों डॉलर के बारे में मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मेरे पास पिछले दिन एक डॉक्यूमेंट आया था जिसके अंदर ये पूरे का पूरा आने वाले 4-5 साल का जो वो प्रेडिक्शन की हुई थी कि एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा भी आना है कि जब डॉलर 325 रुपये का हो जाएगा। और ये एक वक्त को ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ी बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये चीज़ें उस तरफ मूव हो रही हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी जो है वो यही चीज़ है। अच्छा अब हम आते हैं थोड़ा कंज्यूमर आइटम जो है उसकी तरफ के देखा जाए तो पाकिस्तान में आलू जो है तकरीबन उसमें 64% उसकी प्राइस में इजाफा हुआ है। मैं आलू की प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं आलू की प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो वाकई वो अगर आप देखा जाए तो ये बात ये बताती है कि शिबली साहब जो शिबली फराज साहब जो बात कर रहे थे कि सिवाय इन्फ्लेशन के, तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो बढ़ रहा है, क्योंकि ये वो कंज्यूमर आइटम्स हैं। और ये एक वक्त पाकिस्तान में इस तरह का भी आया था कि टमाटर जो है वो आम जो फ्रूट्स हैं, केला हो गया, सेब हो गया या अनार, उनसे भी महंगा था। तो मतलब कि पाकिस्तान में सब्जियां जो हैं वो फ्रूट से महंगी होना शुरू हो गई हैं। तो 117% जो है इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। तो ये भी कंज्यूमर आइटम है। उसके बाद अब देखें तो चीनी है, फिर हमारे पास आटा है। तो आगे अगर हम देखें तो चीनी जो है जिसके बारे में अभी जो खबर चल रही है कि वो पिछले दिनों के गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है, वो ज़ाहिर सी बात है नया गन्ना जो था मार्केट में आ गया था, शायद उसका भी एक प्रेशर होगा, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमतों में 32% इजाफा हुआ है। तो अभी कहने को ये कह रहे हैं कि चीनी मार्केट में 80 और 81 रुपये किलो मिल रही है। मैं पीछे दिन अपने गाँव में एक दुकानदार से पूछा था कि भाई चीनी सुना है सस्ती हो गई है। वो कहता है भाई साहब सुना है कि 80 या 81 रुपये मिल रही है, लेकिन अभी ली नहीं है हमने। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। इसी तरह आप अगर देखें दूसरी जो चीज़ें हैं हमारे पास, ज़ाहिर सी बात है आटे की बात अगर हो रही है, ये दालें हैं, दाल के बारे में आप देखें, जो कि आप भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बड़ी पीला कलर इसका नज़र आ रहा है। तो वो तकरीबन इसकी प्राइसेस के अंदर भी 41% जो है वो इजाफा हुआ है। सर्दी का मौसम है, अब सर्दी का मौसम है, आपको पता है कि हर बंदा जो वो थोड़ा सा अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है, गर्म कपड़े पहनता है, उस ज़ाहिर सी बात है वो सूप पीता है। और उसमें ज़्यादातर जो गर्मियों में इस्तेमाल होता है वो सर्दियों में इस्तेमाल होता है वो अंडों का होता है। और अंडों की कीमत में तकरीबन 40% इजाफा हो चुका है। तो देखें इस सख्त सर्दी में जो अंडे हैं उसकी कीमत में कितनी गर्मी आ गई है। इसी तरह मेरे भाई आप जो दूसरी चीज़ें हैं अगर देखा जाए, अब हम आटे की तरफ आ जाते हैं कि 2012 में जो 40 किलो का बैग था वो तकरीबन 1180 रुपये का मिल रहा था। इसी तरह वही बैग जो है 2018 में 1470 रुपये में 470 रुपये में मिल रहा था। और 2020 में वही 40 किलो आटे का बैग जो है वो 2800 रुपये में मिल रहा है। तो नए पाकिस्तान में आटे की कीमतें देखें किस कदर जो है वो अप हुई हैं। क्या वो यही ख्वाब था पिछले 22 साल से हम जो रियासत मदीना की फार्म में देख रहे थे? मेरा तो ख्याल नहीं है कि मैं इस तरह का ख्वाब देख रहा था कि जो आम लोकल चीज़ें हैं वो आम बंदे की पहुंच से बाहर हो जाएं। और इसमें जो आखिरी बात इस वीडियो के अंदर में हमें आप देखेंगे कि सर्कुलर डेट जो था 2018 में वो 1100 बिलियन था, जो 2019 में बढ़ के 1565 बिलियन हो गया, और जो 2020 में 2240 बिलियन हो गया। तो ये देखें, अगर इस पूरी वीडियो के अंदर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो कहीं पे भी आपको जो है वो अशारिये जिसकी गवर्नमेंट ने बात की थी या मुआशी शोबे जो हैं जिसकी बात की थी, क्या वो बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं? खैर मुझे बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। अगर आपको कहीं नज़र आ रहे हों तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है मैं तो इकोनॉमिक्स से कंसर्न्ड चीज़ें जो हैं उसी के ऊपर बात करूँगा। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो आपके सामने है कि क्या से क्या होती जा रही है, और गवर्नमेंट जो है उसके भी आपको पता है कि सोल्यूशन जो है वो सामने रख रही है अपोजिशन के। और अपोजिशन मानती है या नहीं मानती, ज़ाहिर सी बात है वो अपोजिशन का भी हक है। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन जो है वो मुतय्यन करे ताकि मुल्क की जो मुआशियत है उसका पहिया जो है वो आगे चले। लेकिन इसमें अगर देखा जाए जैसे वो PDM के जलसे जो है मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं, उसका नुकसान ये हुआ है इस मुल्क को कि मुआशियत पर अदम इत्माद की वजह से 5 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी 80% कम हो गई है। मैं हैरान हूँ कि अगर पिछले चंद हफ्तों के खबरात जो हम आप उठा के देख लें, उस पर गवर्नमेंट बार बार यही कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी उसमें 120% इजाफा हो गया, उसमें 128% इजाफा हो गया है। अगर वो 120% इजाफा हुआ था या 128% इजाफा हुआ था तो ये क्या है? क्या वो खबर गलत है या ये खबर गलत है? तो जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि कंट्रोवर्सी पाई जाती है इंफॉर्मेशन के बारे में, लेकिन खैर
जब पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती है, ये तो फिर आम आदमी को भी समझ है कि मुल्क के जो मुआशी वेरिएबल्स के ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो हम मानने को तैयार हैं कि वाकई इस वजह से मुल्की, चूँकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है उसको ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो अपना लॉन्ग टर्म उसने इन्वेस्टमेंट करना है मुल्क के अंदर, वो देख सके कि वो जो सरमाया वो किसी मुल्क में लगा रहा है, क्या उसका सरमाया जो महफूज है या नहीं है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैटर्स ए लॉट टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो ये आप देख लें, उसमें भी जो बड़ी बात उन्होंने इसके अंदर कही है कि तकरीबन गैर मुल्की सरमायाकारी जो है गुज़श्ता साल नवंबर के मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 99 करोड़ 64 लाख डॉलर का इजाफा हुआ था। ये पिछली दफ़ा की बात हो रही है। अब इसी का आप 80% आप देख लें कि उसमें कमी हुई है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सूरत की वजह से किस कदर जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो कम हो रही है। और आपको पता है कि जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं उस समय में फ़ॉरेन करेंसी या फ़ॉरेन रिजर्व जो है उसकी बेहद ज़रूरत है। उसी तरह पर ये बात ये भी कही कि जो डेट की बात मैं पहले आपसे कर रहा था, ये थोड़ा सा अगर 2020 और 21 के पहले 5 माह जो हैं उसकी बात कर ली जाए तो उसमें तकरीबन गवर्नमेंट ने 4.5 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया है, जिसमें नवंबर में सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर के तजारती कर्जे लिए गए हैं, जिसमें तकरीबन चीन ने निसफ बिलियन डॉलर जो है वो अदा किए हैं। और अगर इसको पिछले 5 महीनों के जो कर्जे लिए गए हैं उसको गुज़श्ता माली साल के लिए कर्जों के साथ कंपेयर किया जाए तो इस साल पहले 5 माह में गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया है वो पिछले साल के कर्जे का 45% बनता है। तो आप ये देखें कितनी तेज़ी के साथ ये गवर्नमेंट जो है वो कर्जों के पीछे भाग रही है। तो ये भी मुआशी इशारे ही हैं, क्या ये भी शुभ बेहतरी की तरफ जा रहा है? ये मुआवन खुसूसी साहब जो खुद इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो टैक्स रेवेन्यूज़ की बात हो रही थी उसमें भी ये बात हो रही है कि हुकूमत पिछले 2 साल में टैक्स अदायगी कल्चर को फ़रोग नहीं कर पाई। हालांकि ये भी खबरें जो है अखबार के अंदर पब्लिश होती रही हैं कि FBR का जो टारगेट था उसने उस टारगेट से ज़्यादा जो है वो टैक्स इकट्ठा किया। अगर ये है तो देखें टैक्स साल 2020 में उसमें 43% कमी से 1.6 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं। मतलब ये है कि जो वो फाइलिंग का था कि टैक्स रिटर्न फाइल होंगे उसका भी तकरीबन 43% ज़ाहिर सी बात कमी आई है। तो इसकी निस्बत अब देखा जाए तो टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें भी कमी आई होगी। तो ये भी कारकर्दगी जो है ये भी सामने क्या इस शोबे में भी बेहतरी आई है, या हो सकता है ये शोबा उन्होंने आपने उन शोबों में शामिल ना किया हो। इसी तरह आप देखें जो हमारे पास एक और जो लास्ट फिगर है और बड़ी मज़े की बात आप देखें कि अभी पिछले हफ्ते जो है गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में तकरीबन 4 से 7 रुपए तक का इजाफा कर दिया है और साथ बिजली की कीमतें महंगी कर दी हैं। क्यों? क्योंकि अब हम दोबारा जो प्रोग्राम हमारा IMF के साथ अटका हुआ था उसको हम बहाल करने जा रहे हैं। तो उसमें लिखने वाला ये लिखता है कि IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। तो आपको मैंने बताया था कि मुल्क में जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा हो और ये सारी चीज़ें, बिजली की कीमतें हों, चाहे पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो इनपुट इस्तेमाल हो रहा है उसकी प्राइस में इजाफा हो, चाहे वो बिजली बीज जो है उनकी कीमतों में इजाफा हो, या खाद की कीमतों में इजाफा हो, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसके इनपुट की प्राइस में इजाफा हो, तो ये सारी चीज़ें जो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो आउटपुट है उसमें इजाफे का बायस बनती हैं। आउटपुट की कीमतों में इजाफे का बायस बनती हैं, जो ओवरऑल आके कंज्यूमर को कहीं ना कहीं हिट करती हैं। और ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा हो, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, आपको मैंने कहा था मुल्क में इकनॉमिक मिजरी जो बढ़ती है, जिसको हम इकनॉमिक फ्रस्ट्रेशन का भी नाम देते हैं। तो हो सकता है कि अगर ये सिचुएशन इस तरह से रही तो लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो के मेरा ख्याल के सड़कों पर निकलना शुरू कर देंगे। इसलिए गवर्नमेंट के लिए बेहतर यही है कि वो बेहतर से बेहतर स्ट्रैटी जो है वो अपनाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो उसको मुल्क के अंदर बढ़ाया जाए और जो इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आप अगर IMF के साथ चलेंगे तो ये तो आपसे यही कहेंगे कि ठीक है वो टैक्स लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ और बिजली की कीमतों में इजाफा करो और पेट्रोल जो उसकी कीमतों में इजाफा करो, ताकि आपके जो रेवेन्यू जो वो जनरेट हो सके। लेकिन कोई इनको ये बताने वाला नहीं कि भाई गवर्नमेंट के जो अनप्रोडक्टिव अखराजात हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जो 10-10 गाड़ियाँ लेके घूमते हैं आप, उसके मतलब पुलिस वाले साथ लेके चलते हैं, वो उस प्रोटोकॉल को कम किया जाए ताकि आपके जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो, तो शायद कुछ थोड़ा सा बोझ वो आपके ऊपर कम पड़े। अच्छा, एक और जो बड़ी बात अभी ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो देखा जाए कि
और मुझे अच्छा भला याद है कि मैं 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में था। एक CPDS उनका सेंटर था, सेंटर फॉर पॉवर्टी स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, कुछ इस तरह से था। तो वहाँ जेफरी सैक्स जो था, उन्होंने एक वाटर इकोनॉमी के ऊपर पेपर प्रेजेंट किया था। तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान था कि ज़ाहिर सी बात बिगनर था, वो चीज़ों का उस तरह अंदाज़ा नहीं था। लेकिन क्या वाकई जो पानी है वो इस कदर अहमियत अख्तियार कर जाएगा आने वाले चंद सालों में? जी हाँ, ये आने वाले चंद सालों में पानी जो है उसकी भी तजारत इसी तरह ही होगी जैसे पेट्रोल और सोने की तजारत होती है। तो खुदारा ये जो कुदरत का दिया हुआ सोर्स है, इसको बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाली नस्लें पूछेंगी आपसे कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा। इसी के साथ अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।